नमस्कार साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे और यहाँ बात करते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के लोक कल्याणकारी कार्यों के संबंध में। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने लोक कल्याणकारी कार्य किए थे, जिसमें सबसे प्रमुख ही देखिए यहाँ पर अन्नागार है। क्या है? अन्नागार। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय था, उसके अंतिम 12 वर्षों में भयंकर अकाल पड़ा था मगध में। इस वजह से उसने क्या किया, यहाँ पर अन्नागार बनवाए, जो कि एक राष्ट्रीय प्रणाली थी। इसमें जरूरतमंद जो व्यक्ति होते थे उन्हें अनाज दिया जाता था। आगे बात करें दूरी निर्देशक पत्थर, यानी कि जो हम अभी वर्तमान में जो माइलस्टोन देखते हैं, जो दो शहरों के बीच में जो पत्थर लगे होते हैं जिन पर लिखा होता है कि यह शहर इतने किलोमीटर दूर है, तो उस तरह के पत्थर किसने लगवाए? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तीसरा यहाँ पर देखिए कि सिंचाई व्यवस्था हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया? सुदर्शन झील का। यहाँ पर देखिए सुदर्शन झील का जो निर्माण है किसके लिए करवाया गया था? वो सिंचाई व्यवस्था हेतु। सिंचाई व्यवस्था हेतु किसका निर्माण करवाया गया? सुदर्शन झील का। देखिए सुदर्शन झील जो स्थित है वो है सौराष्ट्र, गुजरात में स्थित है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और नेतृत्व की बात करें कि किसके नेतृत्व में इसका निर्माण करवाया गया था, तो दोस्तों पुष्यगुप्त वैश्य था। इसके नेतृत्व में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। ये पुष्यगुप्त वैश्य कौन था? इस सौराष्ट्र जिस स्थान पर ये बना हुआ था उस सौराष्ट्र का क्या गवर्नर था? कौन? ये पुष्यगुप्त वैश्य। दोस्तों, और इसका जो वर्णन मिलता है, सुदर्शन झील का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है हमें रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है, उस रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अंतर्गत सुदर्शन झील का निर्माण का वर्णन मिलता है और उसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों, रुद्रदामन का जो अभिलेख है, ऐसा माना जाता है कि भारत का ये प्रथम संस्कृत अभिलेख है। कौन सा? भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख माना जाता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ देखिए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संभवतः संस्कृत भाषा का भारत का प्रथम अभिलेख माना गया है, संस्कृत भाषा का प्रथम विलेख है। तो यहाँ पर उसके 3 यहाँ पर हम कार्य देखते हैं लोक कल्याणकारी कार्यों में। अन्नागार देख लिया, दूरी निर्देशक पत्थर देख लिया, और सुदर्शन झील जो कि सिंचाई व्यवस्था हेतु बनवाई गई थी। आगे बात करें हम चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की, तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय था उसके अंतिम 12 वर्षों में, कितने? अंतिम 12 वर्षों में भयंकर दुर्भिक्ष, यानी कि दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल। दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, जिससे कि वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। व्यवस्था संभालने का बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी उससे सफलता नहीं मिल रही थी चंद्रगुप्त मौर्य को। इतना कुछ होने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में, कब? 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन त्याग दिया और अपना जो शासन था अपने पुत्र बिंदुसार को संभला दिया। किसे संभला दिया? बिंदुसार को संभला दिया। और जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। किससे? जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, और जैन धर्म की दीक्षा लेकर वो उसने जैन धर्म था उसे ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। दोस्तों, जैन धर्म ग्रहण करने के बाद जो जैन गुरु थे भद्रबाहु, कौन थे? भद्रबाहु, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य, जैन गुरु भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला कर्नाटक चला जाता है। कहाँ चला जाता है? श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक चला जाता है। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म ग्रहण करने के पश्चात श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक चला गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। भद्रबाहु कौन थे? ये जैन गुरु थे, जिनसे प्रभावित होकर, जिनके संपर्क में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। आगे देखिए दोस्तों, एक जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने अपने प्राण त्याग दिए थे वहाँ पर, और प्राण जो त्यागे गए थे वो जैन जो धर्म की परंपरा होती है उसके अनुसार उसने प्राण त्यागे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और परंपरा क्या थी? संधारा या संलेखना पद्धति। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि स्वस्थ अवस्था में व्यक्ति उपवास के माध्यम से अपने प्राण त्याग देता है। अर्थात जब आदमी स्वस्थ होता है, उसे प्राण त्यागने होते हैं, तो वो खाना पीना छोड़ देता है, उपवास करता है और भूखे रहकर अपने प्राणों को त्यागता है। लेकिन संधारा या संलेखना पद्धति तभी मानी जाती है जब उसकी अवस्था स्वस्थ होनी चाहिए। अगर वो अवस्था रोगी है, बीमार है, तो यह अवस्था उसकी संलेखना या संधारा पद्धति नहीं मानी जाएगी। तो श्रवणबेलगोला में उसने संधारा पद्धति या संलेखना पद्धति के आधार पर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए एक पर्वत पर। और दोस्तों, जिस पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राण त्यागे थे उस पर्वत को क्या कहा जाता है? चंद्रगिरी पर्वत कहा जाता है। देखिए, ध्यान से देखिए, जैन धर्म ग्रहण करने के पश्चात भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक चला गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ एक पर्वत पर संधारा या संलेखना पद्धति के द्वारा उपवास के माध्यम से प्राण त्याग दिए। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
संधारा या संलेखना पद्धति क्या होती है दोस्तों? ये स्वस्थ अवस्था में उपवास के माध्यम से जो प्राण त्यागा जाता है उसे संधारा या संलेखना पद्धति कहा जाता है जैन धर्म के अनुसार। आगे बात करें तो जिस पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे उसे चंद्रगिरि पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि जिस पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे उसे चंद्रगिरि पर्वत कहा जाता है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा शासन हमने देख लिया, उसके बारे में हमने प्रारंभ से लेके अंतिम समय तक उसके बारे में जान लिया। आगे इसके बाद हम बात करेंगे बिंदुसार की, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसके बाद अशोक, फिर उनके संबंध में जो भी मुख्य बातें उनके संदर्भ में हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों आप आगे हमारी इस चैनल में जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं मौर्य वंश और सिंधु घाटी सभ्यता आदि सब्जेक्ट्स आदि जो टॉपिक है उन पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।